नमस्कार दोस्तों। तो आज हम थोड़ा सा अजंता के गुफा के प्रश्नों से अजंता की गुफाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे, और सब लोगों को कमेंट और लाइक करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। तो आज हम देखते हैं, क्योंकि इस समय तो हमें भागा दौड़ी में बहुत ज़्यादा बिजी रहना पड़ता है, फिर अभी हमको जाना पड़ेगा, किसी का फ़ोन आया है, तो तब तक के लिए हम 10-15 मिनट सा टाइम निकाल के ये वीडियो बना के अपलोड कर दे रहे हैं। तो हम देख लेते हैं, इसलिए जल्दी में रहेंगे। तो जो इम्पॉर्टेंट है, कुछ में विकल्प ले लिया है, इसमें लिया है, बाकी इसमें नहीं लिया, क्योंकि इसमें आपको तुरंत देना है। और पिछली बार हमसे कुछ मिस्टेक हो गया था, कुछ प्रश्नों को हमने एक प्रश्न हमसे मिस्टेक हो गया था, उसको हमने आज ले लिया है, क्योंकि वो दिमाग से मिस्टेक हो गया था। तो आज देखते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था जो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की जो मूर्ति है वो गुफा संख्या हमने 28 में बताया था, जबकि उसको अगर कहीं नोट किए हो तो आप नोट कर लीजिएगा, वो गुफा संख्या 26 में है। मारविजय की मूर्ति हो चाहे बुद्ध के महापरिनिर्वाण की मूर्ति हो, जिसमें वो दाहिनी करवट में लेटे हैं। तो एक चीज़ ये देख लीजिएगा कि एक प्रश्न तो ये बनता है कि जो महापरिनिर्वाण की जो मूर्ति है उसमें भगवान बुद्ध किस करवट में लेटे हैं, तो दाहिनी करवट में लेटे हैं। और ये जो मतलब शयन करने की मुद्रा में है, जैसे आप कभी कभी भगवान विष्णु को देखते हैं ऐसे हाथ रख के लेटे रहते हैं, ऐसे बुद्ध जी को भी दिखाया गया है, भगवान बुद्ध को, तो वो दाहिने करवट पे ऐसे करके लेटे हुए हैं, तो वो उनकी मृत्यु की अवस्था है। तो महापरिनिर्वाण, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है, तो इसमें कहा गया है कि वही प्रश्न ये आया है, और अब की हो सकता है एग्जाम में बन सकता है प्रश्न कि अजंता की कौन से नंबर की गुफा में शयनरत बुद्ध, यहाँ तो शयनरत बुद्ध, कहीं ऐसा भी दे देगा, शयनरत बुद्ध दे देगा, या कहीं महापरिनिर्वाण भी दे देगा। शयनरत बुद्ध भी दे देंगे या महापरिनिर्वाण दे देंगे, तो दोनों ही बात एक ही है। महापरिनिर्वाण की मूर्ति लिख देगा, महापरिनिर्वाण की मूर्ति कहाँ पर बनी है, या शयनरत बुद्ध की विशालतम मूर्ति अवस्थित है, तो तुरंत दोस्त इसको गुफा संख्या 26। अभी अगर आपने जो हमने पिछली बार, क्योंकि एक हमसे भूल हुई और इस भूल की कीमत कहीं एग्जाम में चुकाना पड़ा तो बहुत बड़ी भारी हानि हो जाएगी, तो इसलिए भूल नहीं होना चाहिए। हमसे भूल हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी चाहते हैं, लेकिन चलिए घटना हो गया। अब आपको याद रहेगा कि हमने 28 किया था, फिर उसको सुधार के 26 किया, और इसी 26 में मारविजय की भी मूर्ति है, और इसी 26 में इसकी भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की विशालतम मूर्ति या शयनरत मुद्रा में ये लेटे हुए हैं, और किस करवट में लेटे हुए हैं ये भी ध्यान रख के रहिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो किस मुद्रा में लेटे हुए हैं, दाहिनी करवट में ये लेटे हुए हैं। और हमने बताया था मारविजय की मूर्ति में भगवान किस मुद्रा में है, तो भूम स्पर्श मुद्रा, किस मुद्रा में है, भूम स्पर्श मुद्रा में वो बैठे हुए हैं। और इसमें कैसे हैं, इसमें दाहिनी करवट में ये लेटे हुए हैं। तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक प्रश्न और देखिए कि 1824, यहाँ नोट करिएगा, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1824 है, में किसने अजंता की गुफाओं की खोज की और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को इसकी सूचना दी। अब 1824 है, सपोज दैट अगर हम बात करते 1819 की बात करते तो तुरंत क्या आ जाता, जॉन स्मिथ। गुफाओं की खोज किसने की थी, जॉन स्मिथ ने की थी, जो ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे, और इन्होंने ही गुफा सबसे पहले, एक प्रश्न ये बताओ, सबसे पहले इन्होंने किस गुफा को देखा था, तो गुफा संख्या 10 के प्रवेश द्वार को देखा था, और उसके 13वें नंबर की खंभा पर इन्होंने अपना नाम नोट किया था। तो जब 1819 की बात होती तो हम क्या कहते, जॉन स्मिथ कहते। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि 1824 में किसने खोज की, तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा नजर आप रखिएगा कि सन यहाँ देख लीजिएगा, नहीं तो वहाँ विकल्प में जॉन स्मिथ भी दिया है और किसी ने 1824 नहीं, क्योंकि दिमाग है तड़ाक से यहाँ ये पकड़ेगा, खोज की, कब अजंता के गुफाओं की खोज की, यही दिमाग नोट करेगा, और जॉन स्मिथ विकल्प में दिया होगा और सब लोग लगा देंगे जॉन स्मिथ। लेकिन तुरंत आप एक एक प्रश्न के एक एक अक्षर और एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो क्या लिखा है, सन क्या लिखा है, 1824, तो जान लीजिएगा जेम्स ई अलेक्जेंडर ने की थी, जेम्स अलेक्जेंडर सीधा लिख दीजिएगा, जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी, अलेक्जेंडर
जेम्स अलेक्जेंडर ने, है ना, जेम्स अलेक्जेंडर ने 1824 में अजंता के गुफाओं की खोज की थी और ये रिपोर्ट बना के 1800, और जो ये इन्होंने बनाया था ना, जो खोज की थी, इन्होंने जो रिपोर्ट दिया था, इन गुफाओं का आंखों देखा विवरण तैयार किया था। ऐसे भी बना सकता है। अब वैसे तो देखिए, सबसे पहले अजंता की गुफाओं को किसने देखा? तो ह्वेनसांग ने देखा। ये आपको क्लियर होगा ना, सबसे पहले गुफाओं को किसने देखा था? ह्वेनसांग ने देखा। क्लियर ना? एक ये तो प्रश्न बनता है कि सबसे पहले अजंता की गुफाओं को कौन देखा? ह्वेनसांग ने देखा। फिर अगला ये प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले अगर 1819 की बात करें तो जॉन ई स्मिथ ने इस गुफा को खोजा, है ना। अगर 1824 की बात करें, किसने अजंता की गुफाओं की खोज की और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को दिया? तो जेम्स ई अलेक्जेंडर बनेगा, है कि नहीं है? ये बन गया। अगर ये भी बात आ जाए, अगर जेम्स ई अलेक्जेंडर ने एक प्रश्न और बना दे इन्हीं से कि सबसे पहले गुफाओं का आंखों देखा विवरण किसने तैयार किया था? तो इन्हीं अलेक्जेंडर ने सबसे पहले गुफाओं का आंखों देखा विवरण तैयार किया था। वहां पर गए और 1824 में जाते हैं और 1829 में ये अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये सन याद रखिएगा, 1829 में रिपोर्ट तैयार करके कहां भेज देते हैं? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को ये सूचना दे देते हैं। तो ये प्रश्न ये बन जाएगा, आंखों देखा विवरण बनाएगा। अगर ये बन जाता है कि सबसे पहले गुफाओं की प्रतिलिपि किसने तैयार की, ये भी प्रश्न आता है। तो सबसे पहले गुफाओं की प्रतिलिपि की बात आएगी तो 1844 में कौन? मेजर रॉबर्ट गिल ने तैयार किया था। मेजर रॉबर्ट गिल ने तैयार किया था, है कि नहीं। बाद में मुंबई स्कूल के प्राचार्य जॉन ग्रिफिथ्स आते हैं, जिन्होंने द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल के नाम से उन्होंने इसके बारे में कुछ खाका तैयार किया, विवरण प्रस्तुत किया था। तो इतना आपका हो गया। जो सबसे पहले देखा, कौन देखा? ह्वेनसांग ने। सबसे पहले गुफाओं की खोज किसने की 1819 में? तो मेजर जॉन स्मिथ ने की। सबसे पहले गुफाओं का आंखों देखा विवरण किसने तैयार किया? तो अलेक्जेंडर ने तैयार किया, जेम्स ई अलेक्जेंडर ने तैयार किया। सबसे पहले गुफाओं की प्रतिलिपि किसने तैयार की? तो 1844 में मेजर रॉबर्ट गिल ने तैयार किया, है ना, एग्जैक्ट। तो ये आपको दिमाग में रखे रहना, लेकिन प्रश्न को बड़ी बारीकी से देखना, उलझाएगा। ऐसे प्रश्नों में बहुत से लोग जो जल्दबाजी करेंगे वो निकल जाएंगे, तुरंत निकल जाएंगे, क्योंकि काले पेन से टिक करना है। एक बार टिक होगा फिर कहेंगे अरे तो गलत हो गया, लेकिन अब तो सुधार करने का कोई मौका नहीं। इसलिए पहले से ही ईगल आई रखिएगा, चील की निगाह रखिएगा। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। अजंता गुफा विषय को कितने भागों में बांटा गया है? और अब देखिए, अजंता गुफा की विषय को कितने भागों में बांटा गया है ना। और हमने एक प्रश्न इसी से संबंधित लिया है कि अजंता की चित्रकारी में किसकी प्रधानता है ना। तो दोनों देखिएगा, विषय प्रधान है, रंग प्रधान है, पोत प्रधान है, अंतराल। इन दोनों प्रश्नों को आप एक नजर में देखिएगा। अगर हम यहाँ सीधा लिखें अजंता गुफा विषय को कितने, तो गुफाएं कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की है ना। चाहे आप चैत्य देख लीजिए, चाहे बिहार देखिए, है ना। 2 है ना, चैत्य है, बिहार है। अजंता की गुफाएं भी धर्म के नजर से देखोगे तो हीनयान और महायान, संप्रदाय की दृष्टि से भी 2 प्रकार के हैं और गुफाएं भी 2 प्रकार की हैं। और यहां कह रहा है कि जो गुफा विषय है वो कितने भागों में, अगर गुफा विषय नोट कर दे तो आप सदैव कहिएगा 3 भाग में है, 3 भागों में बांटा गया है। तो आप तो मालूम होगा 3 भाग में, एक भाग है अलंकारिक है जिसमें अलंकरण किया गया है चित्रों का, जिसमें फूल हैं, पत्तियां हैं, पुष्प के बेल हैं, नाग हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, इनके माध्यम से उन भित्ति चित्रों में सजावट की गई, यानी अलंकारित किया गया। फिर रूप वैदिक है रूप वैदिक, ये विषय का भेद किया गया है कि किस तरह किन किन विषयों को वहां पर लिया गया जाए अजंता में। तो इस तरह से ये अजंता विषय को कितने भागों में बांटा गया? आप कहेंगे 3। कौन कौन? अलंकारिक, जिसमें चित्रों का भित्ति चित्रों का अलंकरण किया गया है। रूप वैदिक, इसमें बुद्ध के रूपों का, चाहे वो दार्शनिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, जैसे बुद्ध के रूपों का पदम पाड़ी, अवलोकितेश्वर, फिर बुद्ध का जन्म, बुद्ध का गृह त्याग, बुद्ध का विवाह, ऐसे चित्रों को रूप वैदिक में आप रखेंगे। किसमें? रूप वैदिक में रखेंगे। और फिर तीसरा क्या है? वर्णनात्मक है ना, जिसमें जातक कथाएं रखेंगे। तो क्या हुआ? गुफाएं 2 प्रकार की,
है ना। गुफाएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। और गुफा के विषय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और ये 3 प्रकार की बातें किसने की? वाचस्पत गैरोला, एक वाचस्पत गैरोला थे, उन्होंने अजंता के गुफा के विषय को 3 भागों में बांटा था। कौन बांटे थे? वाचस्पति गैरोला थे, एक वाचस्पति गैरोला थे। इन्होंने विषय को, यानी कई विषय हो गए ना, विषय प्रधान हो गया। अब इस आधार पे आप देखोगे कि अलंकारिक भी हैं, रूप वैदिक भी हैं, वर्णनात्मक है, और वर्णनात्मक में जातक कथाएं हैं। और जातक कथाएं कितनी हैं अजंता गुफा में? 547 जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। तो ऐसे में आप क्या कहोगे? अजंता गुफा में यही अगला तो प्रश्न बना था कि अगला प्रश्न आया था कि अजंता की चित्रकारी में किसकी प्रधानता है? विषय प्रधान है, रंग प्रधान है, पोत प्रधान है, अंतराल प्रधान है। तो पोत और अंतराल से कोई लेना देना ही नहीं है। रंग का यूज हुआ है, लेकिन रंग से ज्यादा महत्व तो हम रेखा का देंगे, क्योंकि अजंता में 20 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग, रेखा शैली का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर हम विषय किसकी प्रधानता है तो हम अगर देखेंगे तो ये विषय प्रधान है। क्या है? विषय प्रधान है। इसलिए इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो क्या है? विषय प्रधान है। तो इस तरह से हमने अजंता से संबंधित कुछ प्रश्नों को लिया है, और जो हमसे त्रुटि हुई थी उसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। चाहे वो मार विजय की मूर्ति हो, चाहे भगवान बुद्ध के मृत्यु की अवस्था की, यानी महापरिनिर्वाण की, यानी शयनरत बुद्ध की, तो भी गुफा संख्या आप 26 में उसको नोट करिए। ये 2 प्रश्न तो मार विजय की मूर्ति तो आ ही चुकी थी। अब हो सकता है कि कह दे कि शयनरत बुद्ध की प्रतिमा किस में है, तो 26 में, या ये कह सकता है कि किस करवट में है, किस मुद्रा में है, तो आप दाहिनी करवट में लिखेंगे। अगर मार विजय की मूर्ति जो उसी गुफा संख्या 26 में, वो किस मुद्रा में है, तो गुफा संख्या 26 में जो मार विजय की मूर्ति है वो भूम स्पर्श मुद्रा में है। और प्रतिलिपियां जरूर याद रखे रहिएगा। जो प्रतिलिपियां 1844 में मेजर रॉबर्ट गिल में सबसे पहले इस गुफा की प्रतिलिपि बनाई। उसके बाद जॉन ग्रिफ्थ्स आते हैं जो मुंबई स्कूल के प्राचार्य हैं, उन्होंने भी वो भी जो है प्रतिलिपियां बनाते हैं। तो इस तरह से उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो इम्पॉर्टेंट है, और अगर कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों की अगर हम लोग बात कर ली जाए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो अपलोडिंग समस्या आ जाती है। यहाँ नेटवर्क इस समय तो तूफान की भी अवस्था यहाँ बनी हुई है, तो नेटवर्क तो गड़बड़ हो ही जाता है। अगर कभी कभी आ जाता है कि अजंता को किसने सहायता प्रदान की थी, अजंता को किसने सहायता प्रदान की थी, तो यूनेस्को ने इसको सहायता प्रदान की थी। यूनेस्को ने अजंता को सहायता प्रदान की थी। और दूसरा प्रश्न आ जाता है कब सहायता प्रदान की थी, तो 1954 में। ये याद रखिए, ये वही 1954 है। 1954 का तो डेट आपको, मतलब प्रश्न आप समझे ना। अजंता को यूनेस्को ने कब सहायता प्रदान की थी, तो 1954 में। और 1954 में यूनेस्को ने ही अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किया था। और जो प्रकाशन किया था वो किस नाम से किया था? द पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव, द पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव, इस नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी 1954 में यूनेस्को ने 1954 में अजंता को सहायता प्रदान की थी 1954 में। और 1954 में ही यूनेस्को ने अजंता के गुफा की जो प्रतिलिपियां थी उनके रंगीन प्रतिलिपियों का प्रकाशन किस नाम से किया था? द पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव के नाम से किया था। ये आप नोट कर लीजिएगा। 1954 में आपका और भी नंदलाल बोस को क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। नंदलाल को क्या मिला था? नंदलाल को हम 60 लिख रहे हैं, 60 फॉर्म में। नंदलाल को क्या मिला था? पद्म विभूषण दिया गया था 1954 में। 1954 में क्या हुआ? 5 अगस्त 1954 को क्या राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी 60 फॉर्म में लिख रहे हैं, जल्दी में हो जाए नहीं ना। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की 1954 5 अगस्त। और 29 मार्च 1954 को ही नगमा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जहां पर सुबोध गुप्ता की, यानी जो बर्तन माला है, जो स्टील के बर्तन बनाते हैं, उनकी बोध वृक्ष यहीं पर संग्रहित है, जिसकी स्थापना 29 मार्च 1954 को नगमा में हुई थी। और 29 मार्च 1954 को नगमा में, 29 मार्च 1954 को नगमा की स्थापना हुई थी, है ना। और आप याद रखे रहिएगा 1954 में
साहित्य अकादमी परिषद की भी स्थापना, साहित्य अकादमी परिषद की भी स्थापना कब हुई थी? 1954 को हुई थी। और 1954 को यूनेस्को ने अजंता को सहायता प्रदान की थी। 1954 में ही अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन यूनेस्को ने किस नाम से किया? द पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम के से किया। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मतलब ढेर सारे प्रश्न आपके हो गए। अब इसको आप देख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, और जो गलती है उसे सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें भूल हुई तो बहुत भारी रकम चुकाना पड़ेगा। रकम का मतलब अपनी ज़िंदगी से, नौकरी से हाथ धोना बैठ पड़ता है, तो हाथ धो जाएंगे। तो इससे बढ़िया आप लोग तैयारी करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।